हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक दीक्षित और आपका स्वागत है हमारे पीएसएमबी साउथ सिटी चैनल पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स पर, जो क्लास 10th 2026 में यानी 2026 में हमारा जो पेपर होने वाला है उसमें कैसे हम 100 मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप 90 प्लस जाना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि परसेंटेज बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आज हम हिस्ट्री का लेकर के आए हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि जो बोर्ड का पैटर्न है और बोर्ड के पेपर में किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है और मैक्सिमम वो कौन से सेक्शन से जहां से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उस पर आपको फोकस करना है। अभी भी आपके पास समय है, बिकॉज पेपर के लिए हमारे पास काफ़ी समय है। पेपर शुरू होने वाले हैं फेब में, लेकिन मार्च में जाएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर, तो यानी कि आप कह सकते हैं हमारे पास लगभग 2 मंथ्स का टाइम है। सो आज हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करने वाले हैं और क्वेश्चंस का वो एरिया फोकस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं जरा सा एक फॉर्मेट, जहां पर हमें ये देखना होगा कि जो बोर्ड का पेपर है उस बोर्ड के पेपर में एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि टोटल जो हमारा हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो पेपर है, हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो पेपर है उसमें आपका 80 मार्क्स का टोटल सेक्शन होता है पेपर, और आपको 20 मार्क्स के इंटरनल दिए जाते हैं आपको स्कूल से। अब इस 80 मार्क्स में अगर आप देखेंगे, इसको बाइफरकेट करते हैं तो 30 मार्क्स का जो पेपर होता है वो कंपलसरी पार्ट होता है, कंपलसरी पार्ट है, प्लस 50 मार्क्स में आपको फिर से यहां पर देखना होगा 2 सेक्शन में ब्रेक कर दिया जाएगा। ये जो 30 मार्क्स का पहला पार्ट होगा इसमें एमसीक्यू होते हैं आपके, और एमसीक्यू के साथ साथ में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसको आप छोड़ नहीं सकते और ये कंपलसरी पार्ट है। यहाँ पर जो आपका एमसीक्यू सेक्शन है इसमें आपके 16 एमसीक्यू होते हैं, और यहाँ पर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो 7 आपके क्वेश्चंस होंगे। इस प्रकार आपका टोटल यहाँ पर 16 + 14 = आपका 30 मार्क्स का यहाँ पर सेट बनता है। पिछले बार मैं एग्जामिनर भी रहा हूँ हिस्ट्री का, तो जो बच्चा यहाँ पर एमसीक्यू 16 के 16 सही कर ले जाता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि माइंड सेटअप बैठ जाता है टीचर का कि अच्छा स्टूडेंट होगा। तो इस पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बोर्ड बैठे एमसीक्यू आपके सही होने चाहिए। फिर आप 80 में से 70 के ऊपर की लाइनें पहुंच जाते हैं, क्योंकि थ्योरी में फिर उतने ज्यादा नहीं कटते हैं। ये माइंड साइकोलॉजी होती है। आपके स्कूल के भी टीचर्स देखते होंगे कि अगर एमसीक्यू गलत होता है तो पहले से आइडिया लग जाता है कि बच्चा उतना अच्छा नहीं है, फिर नंबर कटना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पहला जो सेक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 30 मार्क्स का। अब आती है बात 50 मार्क्स की बची हुई। जो 50 मार्क्स का सेक्शन है इससे हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक पार्ट होता है सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। अगर आप सेक्शन ए की बात करते हैं तो ये सिविक्स का पार्ट होता है, और इस सिविक्स के पार्ट में अगर आप देखते हैं सेक्शन में, तो आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे बोर्ड में, यानी कि बोर्ड में आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे सिविक्स के, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 2 क्वेश्चंस। ठीक है। अब ये जो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये आपके एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 20 मार्क्स बना जाकर के। हर क्वेश्चन में यानी कि इंडिविजुअल क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का और तीसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ये हमारा पैटर्न है। यानी कि कहने का मतलब है कि 3 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में होंगे और 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये जो 3 क्वेश्चंस है इसके बारे में बता देता हूं। आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे सिविक्स में, तो सिविक्स में जो आप देखते हैं तो 3 हमारे पास यूनिट हैं। इसको भी आप समझ लीजिए। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सब पूरा तैयार कर रहे हैं, पूरा नहीं प्रिपेयर करना है। हाँ, एमसीक्यू के लिए तो पूरा पढ़ना है, लेकिन जब आप बोर्ड में जा रहे हैं तो आप स्मार्टनेस यूज करिए। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब सिविक्स की बात आती है तो आपके पास 3 सेक्शन है। एक तो लेजिस्लेचर वाला दिया गया सेक्शन आपका, ठीक है, लेजिस्लेचर का जो सेक्शन है यानी कि पार्लियामेंट वाला सेक्शन है, और इस पार्लियामेंट वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। दूसरा जो सेक्शन होगा वो एग्जीक्यूटिव का होगा, एग्जीक्यूटिव वाला सेक्शन, ये भी आपका एक क्वेश्चन होगा। और तीसरा जो होगा वो जुडिशरी का होगा, जुडिशरी का सेक्शन होगा। यानी कि तीनों से एक एक क्वेश्चन होगा। अब आप या तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर कर लीजिए, या तो लेजिस्लेचर जुडिशरी प्रिपेयर कर लीजिए, या तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी प्रिपेयर कर लीजिए। इन 3 में से 2 यूनिट आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपका 20 मार्क्स का काम यहां से हो जाएगा और आप यहां से इजिली 20 मार्क्स गेन कर सकते हो। पहला तो एक ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 50 मार्क्स में दूसरा सेक्शन बचा, दूसरा सेक्शन कौन सा है, बी सेक्शन। अब बी सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, यहां मैं नया पेज ले लेता हूं। देखिए जो सेक्शन बी है आपका,
इस सेक्शन बी की अगर आप बात करते हैं तो सेक्शन बी में आप जाएंगे तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ईच क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया जाकर कितना 50 मार्क्स का सेक्शन। ठीक, अब लेकिन इसमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट आपको करने होते हैं 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं हिस्ट्री में, यानी 3 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मार्क्स। सिविक्स के कितने मार्क्स थे? 20 मार्क्स। जो कंपलसरी वाला पार्ट था वो कितने का था? 30 मार्क्स। और इस प्रकार आप देखेंगे जाकर के तो टोटल आपका 80 मार्क्स का पूरा पेपर तैयार हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है हिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, लगभग 12 चैप्टर हैं, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, पूरी हिस्ट्री प्रिपेयर कैसे करें, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए आज मैं हिस्ट्री में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस केवल सेक्शन को फोकस कर लेते हो, इस सेक्शन को फोकस करते हुए चलोगे और जिस पैटर्न से बता रहा हूं तो बोर्ड में आपको इजीली टॉपिक सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। ये एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं। तो अब करना कैसे? 3 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में अटेम्प्ट करने हैं। अब इन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल पूरी हिस्ट्री के 12 चैप्टर्स पे नजर मारनी होगी, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से ब्रेक कर रहा हूं। और देखिएगा जरा कितना आसान है हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को प्रिपेयर करना। तो मैं जरा हिस्ट्री के बारे में ही आज आपको बता देता हूं कि पूरे चैप्टर ना तैयार करके आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज आप देखेंगे, हिस्ट्री का जो चैप्टर शुरू होता है 1857 से शुरू होती है हमारी कहानी। पहला चैप्टर हमारा यही है, रिवोल्ट ऑफ 1857। यहां से शुरू होती है कहानी और जाता कहां तक है? 1947 तक। 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। पहली चीज तो ये समझिएगा, इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, इस इंडिपेंडेंस एक्ट तक की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 9 चैप्टर आ जाते हैं। समझना बात को, 9 चैप्टर है टोटल यहां पर आपके। इसके बाद फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चालू हो जाता है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन चैप्टर दिखाई पड़ेंगे? वर्ल्ड वार फर्स्ट आपको दिखाई पड़ेगा, वर्ल्ड वार सेकेंड दिखाई पड़ेगा आपको, इसी में आपका दिखाई पड़ेगा नाजिज्म एंड फासिज्म। ठीक है, एंड इसी के साथ यहां आपको दिखाई पड़ेगा यूएनओ और यहीं पर दिखाई पड़ेगा नैम। आपके ये चैप्टर दिखाई पड़ते हैं। इट्स वेरी टेक्निकल। तो अब इसको जरा समझिएगा। मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप ये चैप्टर को प्रिपेयर करते हो तो आप 3 नंबर के 3 क्वेश्चंस बहुत इजीली तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तो पहला तो एक क्वेश्चन बोर्ड में 101% आना है, किससे? इन 2 चैप्टर से। ये जो 2 चैप्टर हैं इससे 100% एक क्वेश्चन आना है, यानी कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है 334 वाला, सेम सीबीएस की तरह यहां पर भी फॉलो होता है। अब इससे अगर आपने एक चैप्टर तैयार कर लिया, मैंने इस पे क्यों बोला? क्योंकि सबसे छोटे चैप्टर है। नैम से केवल और केवल 1.5 से 2 पेज के नोट्स बनते हैं और यूएनओ के भी ऐसे 3 से 4 पेज के नोट्स बनते हैं। आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि बोर्ड में इन दोनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन बन जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा और सबसे इजी चैप्टर ये है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पूछा क्या जाता है, इससे पूछा क्या जाएगा ये भी आप समझ लीजिए जरा सा। तो इसमें थोड़ा सा देखिएगा, इसमें अगर मैं आपको यहां पर बात करूं कि जो चैप्टर हमारा है नैम वाला, नैम वाले से क्या क्या पूछा जाएगा और बस इसी के आसपास पूछेंगे। 4 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो नैम का चैप्टर तैयार हो गया। हाँ, पढ़ने के लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में आप पिछले 10 साल के चैप्टर्स का क्वेश्चन अगर उठा के देखते हैं, पिछले पीवाईक्यू उठाते हैं, तो आपको दिखेगा बस वही क्वेश्चन पूछ रहा है, लैंग्वेज बदल दे रहा है बार बार। और क्या पूछा जा रहा है? पहला तो मीनिंग ऑफ नैम पूछता है आपसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैम। दूसरा क्वेश्चन अगर ये नहीं आएगा तो आपसे क्या पूछ लेगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम। आप कुछ मत तैयार करिए इस चैप्टर में, सब छोड़ दीजिए, बुक पढ़ना बंद कर दीजिए, सिर्फ आप केवल इस टॉपिक को कवर कर लीजिए, पीवाईक्यू से आंसर निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम हो जाएगा। इसके बाद और क्या पूछ लेता है इसमें कि नैम के आर्किटेक्चर कौन कौन थे, एक ये पूछ लेता है नैम के आर्किटेक्चर कौन थे, एंड रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू। आपसे इतने सारे क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं नैम से, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव, मीनिंग ऑफ नैम, बस। अच्छा, यूएनओ में क्या पूछा जाएगा? यूएनओ का बहुत सिंपल फॉर्मेट है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना, अगर यूएनओ से क्वेश्चन आएगा तो यूएनओ वाले टॉपिक से आपसे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा एजेंसी का। अब एजेंसी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप देखेंगे जाकर के पिछले बार 2025 का जो बोर्ड का पेपर था, उस पेपर में क्या पूछा था उन्होंने आपका पूछा था यूनिसेफ के बारे में। 3 एजेंसी हमारे पास, एक तो WHO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है। तो उन्होंने यूनिसेफ पूछ लिया था। 99% मैं कह सकता हूं इस बार के बोर्ड में आने की संभावना यूनेस्को की है।
क्योंकि WHO बहुत ही सिंपल है, वो देंगे नहीं। WHO अगर आ जाता है तो फिर सबको आता ही है उसके बारे में। तो इन 3 एजेंसीज के बारे में WHO और आपका यूनेस्को और आपका यूनिसेफ, इन 3 एजेंसियों में से एक एजेंसी से क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। पहले तो फुल फॉर्म इन तीनों का प्रिपेयर रखिए, इसके बाद इनके बारे में, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो यूनेस्को की संभावना है क्योंकि यूनिसेफ लास्ट ईयर आया था, सेम रिपीट भी हो सकता है। इसके साथ साथ में और एक क्वेश्चन इससे डाल दिए मिला करके। एक क्वेश्चन क्या पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है यूएनओ की जो भी आपकी एजेंसीज हैं, जस्ट लाइक ऑर्गन्स हैं, यूएनओ के जो ऑर्गन्स हैं, कैसे, जैसे आपका जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया आपका, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन 3 के बारे में ही आपके सिलेबस में है। तो टोटल तो 6 होते हैं, बट 3 के बारे में दिया गया है। इन तीनों के बारे में कंपोजिशन से क्वेश्चन बहुत पूछता है, कंपोजिशन, या आपसे पूछ लेगा जाकर के इनके फंक्शन बताओ, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। यूएनओ में या तो आपको इन तीनों में से, आपके ऑर्गन्स में से कंपोजिशन पूछेगा तो फंक्शन पूछेगा, इसके बाद आपका इनके बारे में फंक्शन पूछेगा, इनका फुल फॉर्म पूछेगा, यूएनओ प्रिपेयर हो गया। सेम नेम आपका 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, 10 मार्क्स का सेटअप यहां से बन चुका है। अगर आप थोड़ा सा भी तरीके से चल रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां सेव कर लिया, दूसरा क्वेश्चन कहां से आएगा आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम अगर इसी में बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री की बात ही कर रहे हैं, सिविक्स का तो आइडिया क्लियर हो ही चुका है, तो हिस्ट्री की अगर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं तो इसी में एक और काम कर लेते हैं। अगर हम इस पे देखें तो जो 1857 का है, रिवोल्ट ऑफ 1857, पहला चैप्टर जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 से एक क्वेश्चन फिक्स है आना, और क्योंकि पहला चैप्टर है तो लगभग सब पढ़े होते हैं, तो आप एक चैप्टर तो यहां से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कौन सा हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया नैम प्लस यूएनओ को मिला करके एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, यहां से हो गया दूसरा क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। आपको 5 क्वेश्चन में 3 अटेम्प्ट करने, तीसरा क्वेश्चन। अब देखो कितना इजी हो गया, आप केवल ये चैप्टर प्रिपेयर कर लीजिए और एक ये कर लीजिए। अब जिन्होंने कंटेम्प्रेरी वर्ड पढ़ लिया है तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इन दोनों से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट प्लस इसमें कौन सा, नाजिज्म एंड फासिज्म वाला, ये भी ध्यान रखना, फासिज्म वाला, यानी कि इन दोनों से मिलाकर के एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में आएगा। तरीका समझना बात को। तो ये दो आपने कर लिए। अगर आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट है और वर्ल्ड वार सेकंड क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, भाड़ में जाने दीजिए पूरी हिस्ट्री को, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8-9 चैप्टर्स आपको कमांड है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नहीं है तो आप एक सेक्शन और पकड़ सकते हैं। कौन सा सेक्शन है? इंडिया की हिस्ट्री जो नेशनल मूवमेंट दिया गया है 1917 से लेकर के 1947 तक, यहां तक अगर आप बात करते हैं 1917 से लेकर 1947 तक की जो इंडियन हिस्ट्री है, यानी कि महात्मा गांधी की जो एंट्री होती है इंडिया में, वहां से लेकर के आजादी तक की लड़ाई जो है, इसके बीच भी आपके 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 क्वेश्चन लगभग मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन तो 100% है, लेकिन 2 क्वेश्चन की संभावना भी यहां से रहती है आने की। अब इसमें मैं आपको टॉपिक बता दूं, यानी कि अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं, उससे आप आइडिया लगाइएगा। बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया था पिछले बार का? पिछले बार का क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो लास्ट ईयर था 2025 में, इस टॉपिक से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा। उन्होंने क्या पूछा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पूछ लिया, तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूं सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इससे पूछ लिया। उन्होंने और क्या पूछा? क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में उन्होंने पूछ लिया। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ, मतलब ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके जो 3 पार्ट है आपके, उस 3 पार्ट में 3 मार्क्स 4 मार्क्स की कहानी बता रहा हूं। तो आपको करना क्या है, अब आप, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग है, किसको नहीं मजा आती पढ़ने में, रॉलेट एक्ट पढ़ने में, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में जानने से सबको मजा आती है, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। चोरी चौरा इंसिडेंट क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों शुरू किया गया, दांडी मार्च क्या था, जो नमक सत्याग्रह से बोला गया साल्ट मार्च ये क्या था, पढ़ना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था वो क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्यों इतना आपस में मतभेद हो गया दोनों के बीच में, ये
पूरा चैप्टर का है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री का सेक्शन होता है और पढ़ने में मजा आती है। तो आप बाकी से चैप्टर्स को छोड़ करके आप इस चैप्टर को उठा लीजिए और 1917 से 1947 तक की हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा और इजीली आपका कवर हो जाएगा। लेकिन टॉपिक कौन कौन से पढ़ने, इसमें भी अगर आपको दिक्कत जाए कि भैया हम ये कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे इजीएस्ट सेक्शन है कि मैं आपको इसमें टॉपिक बता देता हूं और उस टॉपिक पर फोकस कर लीजिए। देखो 3 क्वेश्चन का तो आपका काम हो गया, 5 क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन तो 1917 से लेकर के 1947 तक के बीच में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मिल गया और लास्ट एक क्वेश्चन आपको जो दिखाई पड़ता है वो राइज ऑफ नेशनलिज्म से आता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये जो आपका सेक्शन है यहां पर आप देखेंगे तो 1857 के बाद से लेकर के 1917 तक के बीच में जो हिस्ट्री में, जिसमें आपने देखा 1885 में कांग्रेस बनी, कांग्रेस वाला सेक्शन उठा लेता है वो। दूसरा, इसी के टाइम पीरियड में आप जब देखेंगे तो बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज पैदा हुए, दादा भाई नौरोजी, आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, महादेव रानाडे हो गए, इनके बारे में भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है इंडिविजुअल तौर पे। दूसरा, 1905 की बात करते हैं हम तो लॉर्ड कर्जन इंडिया में आया था, उसने बंगाल का डिवीजन किया, तो बंगाल डिवीजन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी के बाद आपका यहाँ पर जब बंगाल डिवीजन हुआ तो सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत में कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, यहाँ वाले सेक्शन से उठा लेता है। तो ये वाला जो सेक्शन है एक क्वेश्चन आपको यहां से उठ के आ जाएगा, इजीली कवर कर ले जाओगे यहां से। ठीक है, जिसको दिक्कत जा रही है वो इस वाले सेक्शन को छोड़ सकता है क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने वाला और इसमें कंटेंट याद बहुत करना पड़ता है। जैसे लास्ट ईयर लॉर्ड लिटन का क्वेश्चन बोर्ड में आया था, लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज पूछी गई थी, तो ये ऐसा सेक्शन है जहां से क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है आपका। तो मेरा जो ख्याल है, अगर मैं प्रेफरेंस दूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करने, तो आप सबसे इजीएस्ट सेक्शन एक चैप्टर, एक क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री का 10 मार्क्स, दूसरा नेम और यूनिट 2 क्वेश्चंस हो गए आपके, और तीसरा क्वेश्चन आप क्या करिए, तीसरा सेक्शन आप उसी को उठाइए जिसके बारे में बात किया 1917 से लेकर 1947 के बीच में। 3 क्वेश्चन यहां से होंगे 30 मार्क्स, 2 क्वेश्चन सिविक्स के 50 मार्क्स और 30 वाला कंपलसरी 80 मार्क्स का। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं 1917 से लेकर के 1947 के बीच में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े हैं, इसके बीच में 3-4 टॉपिक आ जाएंगे बड़े बड़े चैप्टर्स के। तो सबसे पहली चीज आप यहां पर क्या पढ़ लीजिए, आप इसमें पढ़ लीजिए रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ लीजिए। रॉलेट एक्ट के बारे में जब पढ़ेंगे, ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ लीजिए जो 1919 में आया था। फिर आप इसी में पढ़ लीजिए जलियांवाला बाग के बारे में। ठीक है, जलियांवाला बाग जो आपका है ये भी 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, 1919 को। ठीक है, एक टॉपिक आप ये पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आप यहां पर प्रिपेयर करके जाएंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो 1920 में से क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहली चीज तो व्हाट वाज द कॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्वेश्चन ये उठाएगा। दूसरा, इंपैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक क्वेश्चन ये पूछेगा। तीसरा, सस्पेंड क्यों किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आपको ये भी ध्यान रखना है व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड किया गया। ठीक है, एज यू नो दैट चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 को, एंड बिकॉज ऑफ दैट गांधी जी हैड डिसाइडेड टू इसको सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है, एक तो ये टॉपिक हो गया। इसके बाद इसी में अगर आप देखेंगे जाकर के, तो जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गांधी जी ने दूसरा फिर मूवमेंट कौन सा शुरू किया था, दूसरा मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू किया वो था आपका कौन सा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो दूसरा एक तो टॉपिक ये आपको कवर कर लेना है। इसके बाद आप क्या करना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर फिर वही चीज है, पहला कॉज क्या थे, ठीक है, दूसरा इसके प्रोविजन क्या क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, और क्योंकि इस दौरान बहुत कुछ हुआ तो गांधी जी की जो डिमांड्स थी, पहले तो नहीं मान रहा था भारत का वायसराय जो उस समय था, इंडिया का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन था,
जब उसे लगा कि यार नहीं, गांधी जी ने पूरे इंडिया में आंदोलन कर दिया, गांधी जी जिस सड़क से निकलते थे, जिस रास्ते से निकलते थे, लाखों की संख्या में लोग पैदल चलते थे उनके पीछे, और एक ऐसा प्रेशर बना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटेन तक हिल गई, और ब्रिटेन से प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में कॉल आता है या जो भी तरीका था, लॉर्ड इरविन को बोला गया गांधी जी की जो भी डिमांड है उनसे बात करिए और इस आंदोलन को खत्म कराइए। तब लॉर्ड इरविन गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी से एक समझौता करते हैं, पैक्ट करते हैं, जिसको बोला गया है गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसको पढ़ लीजिए। और इसी के बाद आपको याद होगा गांधी जी को बुलाया गया, यानी कांग्रेस को इनवाइट किया गया था ब्रिटेन में कि आइए आपकी जो डिमांड्स होंगी वो हम पूरी करेंगे। वहां के प्राइम मिनिस्टर जो मैकडोनाल्ड थे उन्होंने बुलवाया और वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग का आयोजन किया गया। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठाता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी गए थे कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि वहां बहुत सक्सेस नहीं मिली, सफलता नहीं मिली और वापस उन्हें आना पड़ा। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में ये पूछ लेता है कौन ऐसे थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। वो थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी पढ़ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ना, जिसमें सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखना है यहां पर? इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने एक अवार्ड जारी किया था जिसको बोला गया था मैकडोनाल्ड अवार्ड। तो मैकडोनाल्ड जो अवार्ड था वो भी ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। मैकडोनाल्ड अवार्ड ये आपका जारी किया गया था। इसके बाद क्योंकि जब अवार्ड जारी किया 1932 में, इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या किया था? आंदोलन कर दिया था। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी के बीच में एक पैक्ट हुआ था जिसको पूना पैक्ट के नाम जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पूना पैक्ट के बारे में भी आपको प्रिपेयर करना है। यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। इसी के साथ मिक्स करके जो क्वेश्चन आ जाता है, इट में भी चांस कि मिक्स करके क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगर मिक्स करके क्वेश्चन आ जाता है तो जैसे मान लेते हैं इसिम, चलिए ये फॉर्मेट का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, अब इसिम देख लीजिए। तो जो मिक्स करके क्वेश्चन आता है तो उसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है? आपको 2-3 चीज और ध्यान रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट, 2 क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इससे रिलेटेड आपसे कॉजेस पूछेगा और कुछ नहीं। इससे रिलेटेड क्या पूछेगा? सिर्फ कॉजेस और कुछ नहीं पूछेगा। ये इंसिडेंट पूछ ले। दूसरा आपका एक और क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो कॉज होगा उसके 2 रीजन है, आप ध्यान रखना। एक तो जापानीज इन्वेजन, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जापानीज इन्वेजन पिछले बार लास्ट ईयर अभी क्वेश्चन बोर्ड में इससे आया हुआ है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉजेज आप प्रिपेयर रखिएगा। दूसरा जो इससे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपसे पूछता है आपका आईएनए के बारे में। आईएनए के बारे में जो आर्मी बनाई गई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईएनए। और इसी के साथ साथ में सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आईएनए में, ये भी ध्यान रखिएगा, आईएनए में इनका कंट्रीब्यूशन। और साथ ही साथ आपका रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा टोक्यो कॉन्फ्रेंस के बारे में, टोक्यो कॉन्फ्रेंस के बारे में। अगर आप इतने टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से तो आप ये मानिए कि हिस्ट्री इजीली आप कवर कर सकते हो। बाकी टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको वो टॉपिक्स बताए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस उठा करके पूछते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट सेक्शन कहलाता है आपका हिस्ट्री का, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक ये तो क्लियर हो चुका आपको थोड़ा बहुत। चलिए हम एक बार आपको नजर मार लेते हैं कि जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या वो अपन का सेक्शन जो था ये एमसीक्यू सेक्शन है, ये स्पेसिमेन 2025 का है। तो इस पे जरा देखिए ये तो आपका सेक्शन है, पहला तो सिविक्स का सेक्शन है। अब जरा देखिए, मैंने अभी आपसे बताया कि सिविक्स में सेक्शन अटेम्प्ट करने होंगे 2 क्वेश्चंस, आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए किससे दिया गया है, आपका लेजिस्लेचर से दिया गया है। 3 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पावर्स वाला क्वेश्चन जरूर आता है। पावर्स का या तो लोकसभा का पूछेगा, या तो राज्यसभा का पूछेगा, या तो पार्लियामेंट का पूछ लेगा। लेजिस्लेचर पावर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2-3 टेक्निकल टर्म होते हैं। एडजमेंट मोशन क्या होता है, कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ऐसे कुछ टर्म्स पूछ लेगा। कोरम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। बहुत इजी सेक्शन रहता है, ऐसा कुछ खास नहीं है। और बहुत ज्यादा होगा तो क्वालिफिकेशन पूछ लेगा जाकर के लोकसभा मेंबर की या राज्यसभा मेंबर की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया अगर आप प्रिपेयर करते हो।
दूसरा सेक्शन आपका क्वेश्चन का क्या है, दूसरा आपका ये वाला सेक्शन जो आपका होगा, एक तो ये लेजिस्लेचर वाला हो गया और ये एग्जीक्यूटिव वाला सेक्शन हो गया। एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट वाला टॉपिक अच्छे से अगर तैयार कर लेते हो तो बहुत सिंपल है। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या पूछेगा, बहुत कॉमन है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अगर आप प्रेसिडेंट से रिलेटेड बात करते हो तो सबसे पहले पावर ही पूछता है प्रेसिडेंट की, और उस पावर में जो सबसे महत्वपूर्ण पावर है वो है इमरजेंसी पावर। लास्ट ईयर बोर्ड में भी आपका इमरजेंसी पावर पूछा गया है। इसके बाद प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर के साथ साथ में अदर पावर भी पूछ लेता है। डिस्क्रिटरी पावर बहुत ज्यादा पूछता है, मिसलिनियस पावर पूछ लेगा। बाकी इसकी जुडिशियल पावर कौन कौन सी है, इसकी आपकी लेजिस्लेचर पावर कौन सी है, इसकी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी है, तो अदर पावर है। लेकिन पावर से क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का फिक्स है। दूसरा, इसके बाद प्रेसिडेंट से और क्या पूछेगा, तो प्रेसिडेंट से आपका पूछता है आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब आप लोग सब क्योंकि क्लास 10th के तो आप सबको मालूम है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ जरूर पूछेगा, दैट हाउ द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर एग्जाम में बनता ही रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक इम्पीचमेंट क्वेश्चन आप कर लीजिए यहाँ से। इसके बाद आपका क्या पूछ लेगा जाकर के, इम्पीचमेंट प्रोसेस के बाद अगर बहुत ज्यादा होगा तो एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट मेथड से क्यों किया जाता है, डायरेक्ट क्यों नहीं होता है, तो एक ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा जाकर के। क्वालिफिकेशन पूछ लेगा जाकर के प्रेसिडेंट के लिए, ज्यादा होगा कंपोजिशन पूछ लेगा जाकर के कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेगा जाकर के। सो इट्स वेरी सिंपल, यानी कि एक क्वेश्चन आपका इससे, एक क्वेश्चन इससे। इसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव आ गया, एग्जीक्यूटिव इसके बाद आपका जुडिशरी, अभी मैंने बताया। अब जो लोग जैसे एग्जीक्यूटिव नहीं प्रिपेयर करना चाहते हैं वो जुडिशरी कर लें। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, हाई कोर्ट आपका, और इसके बाद आपका बन जाएगा जाकर कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहां से प्लस इसके बाद लोक अदालत से क्वेश्चन जरूर आता है। तो लोक अदालत से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो लोक अदालत तैयार कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट तैयार कर लीजिए, हाई कोर्ट से रिलेटेड भी बन जाता है क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के आप जज कैसे अपॉइंट होंगे, पहला ये पूछ लिया, बेसिकली क्वालिफिकेशन आपका पूछ रहा है जाकर के। इसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहा जाता है, ये कैसे कहते हैं, अंडर विच आर्टिकल इट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोई 3 पॉइंट से जस्टिफाई करिए, और उसके एरिया पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से एरियाज हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। तरीका मैंने बताया, 20 मार्क्स लेने हैं, कोई 2 यूनिट तैयार कर लीजिए आप, इजिली आपका काम हो जाएगा। हिस्ट्री का मैंने अभी डिस्कशन किया थोड़ी देर पहले ही, 1857 से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और एक क्वेश्चन आपको देखो यहाँ मिल गया, सबसे इजी सेक्टर है, एक क्वेश्चन पहला चैप्टर तैयार करिए, 10 नंबर हिस्ट्री के लेके जाइए, 3, 3, 4, क्लियर। अब इसके बाद अगर आप आते हैं यहाँ पर अगला, देखिए मैंने बोला राइज ऑफ नेशनलिज्म से अगला क्वेश्चन रहेगा, ये थोड़ा चैलेंजिंग वाला होता है। अगला क्वेश्चन राइज ऑफ नेशनलिज्म से यहाँ डाल दिया करके, ये देखिए कांग्रेस वाला आ गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस क्या है, तो ये वही टॉपिक है जहां से बोर्ड में क्वेश्चन उठा करके पूछता है। हिस्ट्री का सेक्शन बड़ा सिंपल है, बस हिस्ट्री समझ में नहीं आती सबको, और अगर आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन पूछा कहां से जाता है, आप उन टॉपिक्स को कवर करिए, इजिली नंबर गेन कर सकते हो। इसके बाद मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि गांधी वाला, अब हिस्ट्री में 3 करने, तो एक तो रिवोल्ट वाला हो गया, अगर आपका ये चैप्टर हो जाता है तो आप इसको कर लीजिए, महात्मा गांधी कर लीजिए, सब कुछ खत्म ही, बवाली टेंशन नहीं। लेकिन अभी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। दूसरा हमारे लिए सेक्शन क्या, मैंने बोला कि 1917 से लेके पूछा ही पूछा जाएगा, ये गांधी जी वाला क्वेश्चन पढ़ा जाए, यहाँ पर पूछ लिया, वही आपका एक कंडीशन बताई गई है। जैसे बात करेगा मार्च कब चालू किया था गांधी जी ने, मार्च पास्ट हुआ था कब गांधी जी का जो मार्च पास्ट हुआ था वो बेसिकली 1930 में हुआ था, तो वो एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। बट इसी के साथ साथ में ये मार्च पास्ट से गांधी एरविन पैक्ट मैंने अभी बोला था, स्पेसिमेन में देखो डाल रखा गांधी एरविन पैक्ट, आपका 4 क्लॉजेस बताने हैं आपको, मार्च के बारे में बताना है आपको। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये वाला सेक्शन से एक क्वेश्चन बन गया। इसके बाद एक पिक्चर स्टडी दे दी उन्होंने आकर के, ये पिक्चर स्टडी से आप इसको देखेंगे तो ये कौन से उसका जा रहा है, ये आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइली मिल गया, यानी कि वर्ल्ड वार सेकंड, वर्ल्ड वार फर्स्ट से संबंधित आपको क्वेश्चन बन रहा है, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज समझिएगा, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड में से किसी एक से क्वेश्चन ही आता है लगभग। पिछले बार वर्ल्ड वार सेकंड से क्वेश्चन आया है बोर्ड में, जिन्होंने देखा होगा आइडिया लग गया होगा। इस बार संभावना है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट से आने वाला है, और ट्रीटी ऑफ वर्साइली में इस बात का इंडिकेशन है कि बोर्ड ने स्पेसिमेन में डाल करके दिया है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइली वाला पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा ह्यूमिलेटिंग कैसे थी, इसका मतलब वर्ल्ड वार के आने की संभावना ज्यादा है। और मैंने अभी सबसे लास्ट में बोला था लास्ट ईयर वाले की, लास्ट ईयर में ऐसे आया था, बट अभी जरा देखिए गौर से, अगर आप देख पा रहे होंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ गया, कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डाल दिया इन्होंने। अभी मैंने बोला था 3 पढ़ने, उनमें से एक देखिए आ गया। दूसरा फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली, मैंने बोला कि आज जनरल असेंबली होगी, सिक्योरिटी काउंसिल होगी या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगी, यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तीसरा क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन में आपकी एक एजेंसी के बारे में पूछा होगा, हाँ गरबा डांस से रिसीव इनहेरिटेंस टैग। अब देखो ये कौन सी है,
अभी थोड़ी देर पहले मैं जब डिस्कस कर रहा था तो यही बता रहा था, पिछले बार यूनिसेफ पूछा गया था, इस बार यूनेस्को की संभावना आने की है। WHO नहीं देते हैं वो। और स्पेसिमेन में देखो उन्होंने यूनेस्को का क्वेश्चन डाला है। अगर कोई स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट के स्पेसिमेन अच्छे से लगाता है तो बोर्ड जारी इसीलिए करता है कि उसी पैटर्न में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हिंट है, नाम नहीं दिया, लेकिन 99% आपका इस बार यूनेस्को से ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को से क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डाला हुआ है, जनरल असेंबली आई थिंक पिछले बार आया था, सिक्योरिटी काउंसिल से क्वेश्चन आ सकता है, जो दिया जाएगा उसकी संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। तो ये हमारे पूरे बेसिकली हिस्ट्री के पेपर का एक पैटर्न था। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानने के लिए, जिनकी हिस्ट्री भी तैयार नहीं है, वो भी आपके इन टॉपिक्स को कवर करते हुए हिस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री में और हमें इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए एक नया स्पेसिफिक तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लेक्चर लेकर आपके सामने आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।